नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कह सकते हैं तर्क और विश्वास के बीच की महीन रेखा पर चलता है। जी, हम बात कर रहे हैं वित्तीय ज्योतिष यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की। हाँ। और शेयर बाजार पर इसके क्या असर हो सकते हैं इसके। बिल्कुल, हमारे हाथ में एक ज्योतिषीय विश्लेषण है जिसका शीर्षक है कॉस्मिक वॉलेटिलिटी, एक ज्योतिषीय बाजार पूर्वानुमान। और आज हमारा मकसद यही है कि इसकी परतें खोली जाएं। हाँ, और ये समझा जाए कि ग्रहों की चाल के आधार पर जनवरी और फरवरी के महीनों में बाजार के लिए क्या भविष्यवाणी की गई है। जी, और ये विश्लेषण कोई भूमिका नहीं बांधता। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली लाइन एक चेतावनी है। ट्रेडर पेटी कस लें, उतार चढ़ाव के प्रबल योग बन रहे हैं। अब ये सुनते ही लगता है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है आसमान में। हाँ, कि पेटी कसने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इस ज्योतिषीय सफर पे निकलने से पहले एक बहुत जरूरी बात है। हाँ, डिस्क्लेमर तो जरूरी है। जी, वो साफ कर देना अच्छा रहेगा। ये जो पूरी चर्चा है ये हमारे स्रोत में दी गई जानकारी पर ही आधारित है। इसको किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस तो बिल्कुल न समझा जाए। सही बात है। स्रोत खुद भी यही कहता है कि कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात करें। ठीक है, तो ये बात साफ हो गई। ये कोई निवेश की सलाह नहीं बल्कि एक ज्योतिषीय नजरिए का विश्लेषण है। तो फिर चलिए इस चेतावनी के पीछे की कहानी समझते हैं। विश्लेषण कहता है कि सारी हलचल 12 जनवरी से शुरू होगी। ऐसा क्या खास है इस तारीख में? देखिए, 12 जनवरी से ग्रहों का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं जमावड़ा शुरू होने वाला है। ज्योतिष में से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा। एक एक करके 4 बड़े ग्रह मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जनवरी को शुक्र, 14 को सूर्य, फिर 15 को मंगल और 17 जनवरी को बुध। अरे वाह, मतलब एक ही राशि में 4 ग्रहों की पंचायत लगने वाली है। बिल्कुल। और जहां तक मुझे याद है, स्रोत में मकर राशि को कोई शांत जगह तो नहीं बताया गया है। नहीं नहीं, उसे शनिदेव की उग्र राशि कहा गया है। तो 4 ग्रहों का शनि की एक उग्र राशि में इकट्ठा होना, ज्योतिष की भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? शांति या तूफान? ज्योतिषी तर्क के हिसाब से तो इसका मतलब बहुत सीधा है। शांति कम, वोलेटिलिटी ज्यादा। अच्छा। जब अलग अलग स्वभाव के ग्रह शनि जैसे कर्म और अनुशासन के ग्रह की राशि में इकट्ठा होते हैं तो एक तरह की ऊर्जा का टकराव होता है। और यही टकराव बाजार में अस्थिरता ला सकता है। जी, वही टकराव बाजार में बड़े उतार चढ़ाव के रूप में दिख सकता है। तो ये ग्रहों का जमावड़ा बाजार में बड़े उतार चढ़ाव का एक सीधा संकेत दे रहा है। क्या स्रोत में कोई पिछला उदाहरण दिया गया है? मतलब क्या पहले भी जब ऐसा हुआ तो बाजार में हलचल हुई थी? हाँ, एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना है इसमें। यह बताया गया है कि जब भी ग्रहों के ऐसे योग बने हैं तो बाजार में 1000 से 1500 अंकों तक की बड़े हलचल देखी गई है। 1000 से 1500 अंक, ये तो बहुत बड़ी रेंज है। पर यह हलचल किस तरफ, ऊपर या नीचे? वॉलेटिलिटी का मतलब तो सिर्फ गिरावट नहीं होता? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत यहाँ हलचल या वॉलेटिलिटी शब्द का ही इस्तेमाल करता है। मतलब दोनों दिशाओं में तेज चाल हो सकती है। ज्योतिषी विश्लेषण दिशा से ज्यादा उस ऊर्जा की तीव्रता पर ध्यान दे रहा है। अच्छा। पर जो बात इसे और गंभीर बनाती है वो ये है कि स्रोत का दावा है कि इस बार के संकेत पहले से भी ज्यादा पुख्ता हैं। ज्यादा पुख्ता? क्यों? इस बार ऐसा क्या अलग है? अलग यह है कि इसका प्रभाव सिर्फ कुछ दिनों का नहीं है। विश्लेषण कहता है कि ये ग्रह फरवरी में भी अपना असर दिखाएंगे। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। तो ये एक पूरा दौर हो सकता है जिसमें अस्थिरता बनी रहे? जी, एक सस्टेन्ड वॉलेटिलिटी का दौर। अच्छा, तो ये सिर्फ ग्रहों का एक जगह इकट्ठा होना नहीं है। मैंने पढ़ा कि राहु और शनि की भी इसमें एक खास भूमिका है। बिल्कुल, यहीं से कहानी और भी मनोवैज्ञानिक हो जाती है। स्रोत एक क्रम समझाता है। क्या क्रम है? जब ये चारों ग्रह मकर राशि में आएंगे तो वे पहले राहु के प्रभाव क्षेत्र से गुजरेंगे और फिर उनका सामना होगा शनि से। और ज्योतिष में राहु और शनि दोनों को ही बड़े बदलाव लाने वाले ग्रह माना जाता है। तो इस टकराव का असर क्या होगा? स्रोत इसे कैसे समझाता है? इसका प्रभाव 3 चरणों में समझाया गया है जो सीधे सीधे मानवीय भावनाओं से जुड़ा है। अच्छा, भावनाओं से? जी, पहला चरण है भ्रम, जो राहु के कारण पैदा होगा। ज्योतिष में राहु को माया, अनिश्चितता, इन चीजों से जोड़ा जाता है। बाजार में इसका मतलब हो सकता है कि मान लीजिए संकेत साफ नहीं होंगे। ट्रेडर्स को लगेगा बाजार ऊपर जा रहा है जबकि वो नीचे जाने की तैयारी में हो। मतलब एक तरह का माया जाल। बिल्कुल, एक तरह का माया जाल। तो राहु का प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक जाल जैसा है। लेकिन इस क्रम में तो आगे शनि भी है। भ्रम के बाद जब शनि का प्रभाव आएगा तब क्या होगा? भ्रम के बाद आता है दूसरा चरण, डर।
ये शनि के प्रभाव से आएगा। डर। हाँ, शनि को वास्तविकता से सामना कराने वाला ग्रह माना जाता है। तो जब राहु के बनाए भ्रम का पर्दा उठेगा और असलियत सामने आएगी तो डर का माहौल बन सकता है। और तीसरा चरण? और फिर तीसरा और अंतिम चरण है कठोर सबक। यानी इस पूरे घटनाक्रम से निवेशकों को कोई बड़ी सीख मिल सकती है, शायद ऐसी सीख जो उन्हें लंबे समय तक याद रहे। भ्रम, फिर डर और फिर सबक। ये तो किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर की कहानी जैसा लग रहा है। इतने सारे ग्रहों के बीच क्या किसी एक को इस कहानी का मुख्य किरदार माना गया है? हाँ, इस पूरे योग में सूर्य की भूमिका को सबसे अहम बताया गया है। 14 जनवरी को जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उनके कारण एक विशेष ग्रहण दोष बनने का उल्लेख है। ग्रहण दोष, ये शब्द सुनते ही थोड़ा भारी लगता है। ज्योतिष में इसका मतलब क्या है और स्रोत इसे बाजार से कैसे जोड़ रहा है? ज्योतिष में ग्रहण दोष तब बनता है जब ग्रहों के राजा सूर्य या रानी चंद्रमा राहु या केतु के प्रभाव में आते हैं। यहाँ सूर्य और राहु के खास अक्ष पर आने से ये योग बन रहा है। खबर के अचानक बहुत तेजी से ऊपर या नीचे जा सकता है। और बाकी दो असर क्या हो सकते हैं? दूसरा असर है नकली ब्रेकआउट, अ फेक ब्रेकआउट। ये ट्रेडर्स के लिए सबसे खतरनाक स्थितियों में से एक है। हाँ, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बाजार किसी जरूरी लेवल को पार करके एक नई दिशा पकड़ रहा है, लेकिन वो चाल झूठी निकलती है और बाजार तेजी से पलट जाता है। और तीसरा असर? तीसरा असर बताया गया है रिटेल निवेशकों की परीक्षा। ये दौर छोटे निवेशकों के धैर्य, अनुशासन और भावनाओं पर काबू रखने की क्षमता की एक तरह से कड़ी परीक्षा ले सकता है। ये तो वाकई ट्रेडरों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय की तस्वीर पेश कर रहा है। तो क्या इस विश्लेषण में उनके लिए कोई सलाह भी है? हाँ बिल्कुल, एक पूरा खंड ट्रेडर्स के लिए ज्योतिषीय सलाह का ही है। सबसे पहली और मुख्य सलाह है कि अत्यधिक सावधानी बरतें। और दूसरी सलाह है ओवर ट्रेडिंग से बचें, यानी बाजार की हर हलचल पर कूदने की कोशिश न करें, अपने मौकों का इंतजार करें। मतलब बात घूम फिर कर वहीं आ रही है जो अच्छे ट्रेडर्स का मूल मंत्र होता है, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन। एक नियम पर बहुत जोर दिया गया था स्टॉप लॉस को लेके। हाँ, और वो सबसे जरूरी है। विश्लेषण में साफ लिखा है स्टॉप लॉस को मजाक न समझें। साथ में एक सीधी चेतावनी भी है, चोट भी तगड़ी लग सकती है। ये इस बात का संकेत है कि अगर बाजार अप्रत्याशित रूप से घुमा तो नुकसान बड़ा हो सकता है। इसलिए अपने घाटे को सीमित रखना इस दौर में सबसे जरूरी होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर इतनी बड़ी उथल-पुथल आनी ही वाली है तो अभी बाजार इतना शांत क्यों है? क्या स्रोत इसका भी कोई ज्योतिषीय कारण बताता है? यह बहुत ही सटीक सवाल है और विश्लेषण इसका जवाब भी देता है। बाजार की जो मौजूदा शांति है उसका श्रेय बृहस्पति ग्रह को दिया गया है। बृहस्पति को? जी, फिलहाल जो ग्रह आगे चलकर हलचल करने वाले हैं वो बृहस्पति के प्रभाव क्षेत्र में हैं। ये दिलचस्प है कि एक अकेला ग्रह बृहस्पति इन 4 ग्रहों के उग्र प्रभाव को रोक कर बैठा है। मतलब ज्योतिष में क्या बृहस्पति को इतना शक्तिशाली माना जाता है कि वो शनि और राहु के असर को भी बेअसर कर सके? आपके सवाल का जवाब स्रोत में बृहस्पति की खास स्थिति से मिलता है। पहली बात, बृहस्पति अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो एक बहुत अच्छी स्थिति है। अच्छा। दूसरी बात, वो वक्र अवस्था में है, यानी पृथ्वी से देखने पर उल्टी दिशा में चलते हुए दिख रहे हैं। ज्योतिष में वक्री ग्रह को अतिरिक्त शक्तिशाली या बली माना जाता है। तो इन 2 कारणों से बृहस्पति की शुभ दृष्टि में इतनी शक्ति है? जी, कि वो बाजार को एक तरह के सुरक्षा कवच में रखे हुए है। तो बृहस्पति एक तरह से अभी बाजार के गार्डियन एंजल बने हुए हैं। स्रोत में इसके लिए एक बड़ी मजेदार उपमा का इस्तेमाल किया गया था। हाँ बिल्कुल, बाजार की मौजूदा स्थिति को इन शब्दों में बयां किया गया है, रुको जरा, सब्र करो। रुको जरा, सब्र करो। ऐसा लग रहा है जैसे बाजार किसी बड़ी हलचल से पहले गहरी सांस ले रहा है और बृहस्पति उसे थामे हुए हैं, कह रहे हैं कि अभी सही समय नहीं आया है। तो ये रुको जरा सब्र करो वाली स्थिति बदलेगी कब? वो कौन सा पॉइंट है जब बृहस्पति का ये सुरक्षा कवच हट जाएगा? यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। परिवर्तन का बिंदु वही 12 जनवरी है। जैसे ही ये ग्रह एक एक करके मकर राशि में प्रवेश करना शुरू करेंगे, वे बृहस्पति की इस शुभ दृष्टि से बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल, और जैसे ही वे बृहस्पति के प्रभाव से बाहर निकलेंगे, तब क्या होगा? स्रोत के शब्द बहुत नाटकीय हैं। वो कहता है कि इसके बाद ये ग्रह पूरा उधम मचाने वाले हैं। उधम मचाने वाले हैं? जी, यानी जो ऊर्जा अभी तक बृहस्पति के कारण दबी हुई थी, वो अचानक से बाहर आ सकती है।
और फिर बाजार में हमें वो सारी अस्थिरता देखने को मिल सकती है जिसकी भविष्यवाणी की गई है। तो अगर हम इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण का सार निकालें तो ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए मुख्य टेकअवेज क्या हैं? देखिए, निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। समय सीमा है जनवरी का मध्य और पूरा फरवरी का महीना, और चेतावनी ये है कि यह समय कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जो भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं या बाजार के बड़े उतार चढ़ाव को देखकर घबरा जाते हैं। और ट्रेड करने वालों के लिए अंतिम सुनहरा नियम? अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, ट्रेड समझदारी से करें, जोश में नहीं, होश में। यानी बाजार की तेजी या मंदी को देखकर फोमो या घबराहट में कोई फैसला न लें। अपने विश्लेषण पर, अपनी रणनीति पर और सबसे जरूरी अपने जोखिम प्रबंधन पर टिके रहें। तो इस ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग बाजार में एक बड़ी उथल-पुथल का दौर ला सकता है, और इससे निपटने का रास्ता ज्योतिष के हिसाब से भी अनुशासन और भावनाओं पर नियंत्रण ही है। बिल्कुल, और ये पूरी चर्चा अपने पीछे एक बड़ा और दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जब बाजार जैसे तर्क और डेटा पर आधारित क्षेत्र की व्याख्या के लिए ज्योतिष जैसे विश्वास आधारित ढांचे का इस्तेमाल होता है, तो ये अनिश्चितता को संभालने की हमारी मानवीय जरूरत के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ भविष्य देखने की कोशिश है, या फिर ये उन मनोवैज्ञानिक शक्तियों को एक कहानी देने का तरीका है जो बाजार को हमेशा ही चलाती हैं, जैसे कि भ्रम और डर जिनका जिक्र इस विश्लेषण में है? ये भावनाएं तो बाजार में ज्योतिष के बिना भी उतनी ही हकीकत है ना? ठीक यही बात है। शायद ये विश्लेषण उन अमूर्त भावनाओं को राहु और शनि के रूप में एक ठोस चेहरा दे रहा है, जिससे उन्हें समझना और उनके लिए तैयारी करना आसान हो जाए। अंत में चाहे कोई ज्योतिष में विश्वास करे या ना करे, सावधानी और अनुशासन की सलाह तो हर हाल में प्रासंगिक है। बिल्कुल सही। एक विचार जिसके बारे में हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं।